ओके तो हाय गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू GC 3.0। वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और गाइस पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ में मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी डिस्कस कर ली थी और मैंने आपको बता दिया था कि जो मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी है ये ओल्ड थ्योरी और इंटरमीडिएट कंपाउंड की जो थ्योरी है बेसिकली इस पर डिपेंडेंट होती है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई थी? नाउ गाइस हम लोग एक चीज आज और डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास में कई बार क्या होता है कि सॉलिड कैटलिस्ट होते हैं। सो अगर मान लीजिए आपके पास में कोई सॉलिड कैटलिस्ट है तो गाइस हम लोग यहां पर दो टर्म इस्तेमाल करते हैं सॉलिड कैटलिस्ट के लिए या जनरल इन जनरल किसी भी कैटलिस्ट के लिए। सबसे पहली टर्म हम लोग जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं कैटलिस्ट की एक्टिविटी। तो अगर आपको भी कभी सवाल आता है बोर्ड एग्जाम्स में रिगार्डिंग एक्टिविटी, तो आप रिगार्डिंग एक्टिविटी क्या बोलेंगे? मतलब अगर आपके पास में सॉलिड कैटलिस्ट है या अगर आपके पास में सॉलिड कैटालिसिस है तो सॉलिड कैटालिसिस की हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सॉलिड कैटालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला फीचर क्या आ रहा है? एक्टिविटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिविटी? एक कैटालिस्ट की एक्टिविटी क्या होती है? भाई एक्टिविटी मतलब क्या बोल सकता हूं मैं कैटलिस्ट की, कि एक कैटलिस्ट बेसिकली कितने अच्छे से, है ना, कितने अच्छे से और कितने एफिशिएंटली एक केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा सकता है। मतलब एक्टिविटी इज नथिंग बट द कैपेसिटी, एक्टिविटी इज नथिंग बट द कैपेसिटी ऑफ अ कैटलिस्ट, कैपेसिटी ऑफ द कैटलिस्ट to increase the rate of a reaction, increase the rate of a reaction। एक केमिकल रिएक्शन के रेट को एक कैटलिस्ट कितने अच्छे तरीके से बढ़ा सकता है। एक कैटलिस्ट की अलग कैपेसिटी होगी, दूसरे कैटलिस्ट की अलग कैपेसिटी होगी, तीसरे कैटलिस्ट की अलग कैपेसिटी होगी एक केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाने की। तो मैं कहूंगा कि जिस कैटलिस्ट की कैपेसिटी केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाने की अच्छी होगी मैं बोलूंगा वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी अच्छी है, और जिसकी अच्छी नहीं होगी उसको बोलूंगा मैं उसकी एक्टिविटी कम है। एक बात हम और ध्यान रखेंगे कि एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ केमिसॉर्प्शन। सर केमिसॉर्प्शन का और उसके एक्सटेंट का किसी भी कैटलिस्ट की एक्टिविटी से क्या लेना देना है? देखो मेरी बात समझो। अगर मान लीजिए एक कैटलिस्ट और रिएक्टेंट्स के बीच में एड्सॉर्प्शन हुआ सरफेस पर और वो केमिसॉर्प्शन हुआ, मतलब केमिकल बॉन्ड के थ्रू हुआ। सर यहां पर फिजिसॉर्प्शन क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि फिजिसॉर्प्शन तो वीक होता है, फिजिसॉर्प्शन तो कमजोर होता है, और एड्सॉर्प्शन होते ही कई केसेस में डिसॉर्प्शन भी हो जाता है। तो हम लोग ऐसे कैटलिस्ट को अच्छी एक्टिविटी वाला कैटलिस्ट मानते ही नहीं है। हम लोग तो उन्हें अच्छा मानते हैं जो केमिसॉर्प्शन करे, मतलब टाइट अटैचमेंट हो, यानी रिएक्टेंट और कैटलिस्ट में टाइट अटैचमेंट हो, तभी तो आप रिएक्शन में एफिशिएंटली पार्टिसिपेट करके केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा सकते हैं। तो केमिसॉर्प्शन होना चाहिए। नाउ केमिसॉर्प्शन अगर एकदम हाई लेवल पर हो गया फिर तो एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। क्यों? अबे जब केमिसॉर्प्शन मतलब केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन बिटवीन कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट, अब कैटलिस्ट और रिएक्टेंट में अगर बॉन्ड बन गया तो फिर एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट से बॉन्ड थोड़ी बना पाएगा। फिर ये दोनों रिएक्टेंट ने कैटलिस्ट से बॉन्ड बना लिया। तो हम केमिसॉर्प्शन का एक्सटेंट हाई लेवल का नहीं चाहते। हम हमेशा चाहते हैं कि केमिसॉर्प्शन हमेशा लोअर लेवल पर हो या मॉडरेट तरीके से हो, जिसमें कि बाद में जब इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो, जैसे मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि यहां पर एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, ये देखो। और उसके पहले हम लोगों ने यहां पर देखा था कि आपके कैटलिस्ट ने रिएक्टेंट के साथ में केमिसॉर्प्शन किया, क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया था कि आपके रिएक्टेंट्स कैटलिस्ट के पास में फ्री वैलेंसीज होती है। तो ये फ्री वैलेंसीज पर रिएक्टेंट आकर जुड़ गए, तो ये कहां से जुड़े होंगे? डेफिनेटली ये केमिसॉर्प्शन से जुड़े हुए होंगे। तो पहले केमिसॉर्प्शन हुआ,
लेकिन केमिसॉर्प्शन मॉडरेट लेवल का हुआ, जिसकी वजह से बाद में रिएक्टेंट को आपस में बॉन्ड बनाने का चांस मिल गया, और जब इन्हें आपस में बॉन्ड बनाया तो बाद में कैटलिस्ट से इनका डिसॉर्प्शन हो गया। मतलब कि आपके कैटलिस्ट और रिएक्टेंट के बीच में ये जो बॉन्ड बना था ये कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं था, ये मॉडरेट लेवल का बॉन्ड था। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये हो गई आपके एक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन। क्या ये दिक्कत आपको समझ में आ गई? कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? सेकेंड टर्म जो हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करते हैं सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी। नाउ सर, सिलेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सिलेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट? पूरा लिखना पड़ेगा। सिलेक्टिविटी। अब मुझे एक बात बताओ, सिलेक्टिविटी क्या है? भाई मुझे एक बात बताओ, आप एक बार में बाउंसर का काम कर रहे हो। अबे को बेवकूफ टाइप गाना चला ना, तेरी मम्मी को भी बोल दिया, आंटी मैंने उसको लव स्टोरी में लीड वाला रोल दिया, तेरा भाई माने ठीक, नहीं तो मेरे बाउंसर देखेंगे उसे। अबे हुक्के जैसे मुंह वाले, ऐसा तो तेरा मुंडा है साले, तेरे को घर पे खुद को खाने को रोटी नहीं मिल रही होगी ठीक से, और तू बाउंसर रख रहा है और ऐसे छपरी छपरी उस पर रील बना रहे हैं, ऐसे छपरी छपरी रील बना रहे हैं। अरे बाप रे, विश्वास उठ गया मेरा रील बनाने पे से भाई। बाउंसर रख रहे हैं? अबे खुद तो पहले ठीक से पनप जा फिर बाउंसर रखना। लेकिन नहीं, बाउंसर रखेंगे। बेसिकली बाउंसर क्या होते हैं? हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड टाइप के लोग होते हैं। तो हमने एक क्लब के बाहर में एक बाउंसर को रखा है। बाउंसर को बोल दिया कि जिनके पास में इनविटेशन है आप उसी को अंदर आने देना, जिसके पास इनविटेशन नहीं उसको उठा के बाहर फेंक देना। दैट इज सिलेक्टिविटी। अब बाउंसर क्या करेगा? अब बाउंसर क्लब के अंदर उन्हीं लोगों को आने देगा जिनके पास में पास है, जिनके पास में पास नहीं उनको नहीं आने देगा। दैट इज सिलेक्टिविटी। सिमिलरली आपके कैटलिस्ट के पास भी सिलेक्टिविटी होती है। सो कैटलिस्ट में सिलेक्टिविटी का हम लोग क्या मतलब समझते हैं? सिलेक्टिविटी मीन्स द कैपेसिटी, selectivity means the capacity of a catalyst, the selectivity of the catalyst का मतलब होता है, it means the capacity of a catalyst to work specifically for a reaction and reactants। मतलब कि एक रिएक्टेंट के लिए ये एक कैटलिस्ट स्पेशली काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं ग्रेविटी सर्कल पर 11th एंड 12th जेई और नीट के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो मैं अनअकैडमी पर सेम चीज नहीं पढ़ाऊंगा। मैं अनअकैडमी पर 8th 9th और 10th के छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू बच्चे, उनको फाउंडेशंस के लिए पढ़ा रहा हूं। तो अब क्या हुआ? मृत्युंजय सर की सिलेक्टिविटी हो गई। मृत्युंजय सर ने किसी के साथ भी गलत नहीं करा। अनअकैडमी के बच्चों को 8, 9, 10 लेवल का पढ़ा रहे हैं जो कि ग्रेविटी सर्कल पर अवेलेबल नहीं है, जिससे कि बच्चों को ये नहीं लगे कि सर तो यहां पर पैसे लेके पढ़ा रहे हैं। और यूट्यूब पर मेरे 11, 12 और जेई नीट के बच्चों को मैं यहां पर कंटेंट दे रहा हूं जो मैं अनअकैडमी पर नहीं दे रहा। तो यहाँ के बच्चों को ऐसा नहीं लगे कि मृत्युंजय सर अनअकैडमी पे चले गए तो हमको भी अनअकैडमी आना पड़ेगा। नहीं, मृत्युंजय सर इज सिलेक्टिवली वर्किंग फॉर ग्रेविटी सर्कल फॉर 11th एंड 12th। ये मेरा स्पेशलाइजेशन हो गया ग्रेविटी पे। अब ग्रेविटी सर्कल पर मैं 9, 10 के बच्चों को फाउंडेशंस नहीं पढ़ा रहा हूं, तो ये सिलेक्टिविटी हो गई। ठीक उसी तरह अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लेट्स टेक एन बढ़िया वाला एग्जांपल। अगर मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके पास में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में 3 मोल्स हाइड्रोजन गैस है, अगर मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में आपके पास में 2 मोल्स हाइड्रोजन गैस है, और अगर मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में आपके पास में 1 मोल हाइड्रोजन गैस है, तो गाइस यहां पर अगर आप पहले वाले केस में निकल को एज अ कैटलिस्ट डालते हो तो क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा मीथेन गैस प्लस वाटर। समझे मेरे प्यारे बच्चे? लेकिन अगर मैं यहां पर कैटलिस्ट बदल के कॉपर एंड जिंक ऑक्साइड डाल दूं, अगर यहां पर मैं कॉपर एंड जिंक ऑक्साइड डाल दूं तो मेरा प्रोडक्ट बदल जाएगा, मुझे यहां पर मीथेनॉल मिल जाएगा। और अगर यहां पर मैं सिंपल कॉपर डाल दूं तो मुझे यहां पर HCHO फॉर्मल्डिहाइड मिल जाएगा।
मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट तो तीनों केसेस में सेम है। वी हैव सेम रिएक्टेंट्स, लेकिन वी हैव डिफरेंट कैटलिस्ट। तो अलग कैटलिस्ट की अलग सिलेक्टिविटी होती है। निकल सिलेक्टिवली कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को रिएक्ट करके मीथेन और वाटर बनाएगा, इसलिए ये केमिकल रिएक्शन के लिए हमारा एक कैटलिस्ट हो गया निकल, जो सिलेक्टिवली ये काम करेगा। लेकिन अगर आप निकल की जगह कॉपर एंड जिंक ऑक्साइड डाल दो तो वो आपको हमेशा मीथेनॉल देगा। अब आप सोचो कि नहीं यार, मैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को रिएक्ट करके मीथेन चाहूं और उसमें कॉपर और जिंक ऑक्साइड डाल दूं तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपने सिर्फ कॉपर डाल दिया तो वो आपको मीथेनॉल भी नहीं देगा, मीथेन भी नहीं देगा, वो आपको सीधे फॉर्मल्डिहाइड उठा के देगा। तो दिस इज द सिलेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट। बहुत इजी टॉपिक है, कोई ज्यादा इस पर टाइम पास करने की जरूरत नहीं, फटाफट इसको देख लो तो आगे बढ़े। चलिए अब हम आगे चलते हैं शेप सिलेक्टिव जियोलाइट्स की तरफ। शेप सिलेक्टिव जियोलाइट्स। अब बेसिकली शेप सिलेक्टिव जियोलाइट्स क्या काम करता है? बेसिकली शेप सिलेक्टिव जियोलाइट्स जो होते हैं आपके शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस करने में ये काम में आते हैं। ये क्या करते हैं? ये लोग शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस करते हैं। सर शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस का मतलब हमने अभी अभी पढ़ा कि हमारे कैटालिस्ट के पास में सिलेक्टिविटी होती है, मतलब एक कैटालिस्ट सिलेक्टिवली एक चीज के लिए काम करता है। तो वो कैसे करता होगा उसको भी हम लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास में इस प्रकार का कैटालिस्ट करने के लिए मार्केट में जो कैटालिस्ट आते हैं उनको बोलते हैं जियोलाइट्स। बेसिकली जियोलाइट्स आर द केमिकल कंपाउंड जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं और इनकी मदद से हम लोग शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस कर सकते हैं। नाउ शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस का मतलब क्या होता है? शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस का मतलब होता है कि आपके कैटालिस्ट का एक ऐसा शेप होगा जिसमें एक स्पेसिफिक टाइप का रिएक्टेंट ही आकर अटैच हो पाएगा। आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो, आप इस डायग्राम को एक बार ध्यान से देखो। यहां पर आप देख पा रहे हो ये आपका बेसिकली कैटालिस्ट है। ये आपका क्या है प्यारे बच्चों? ये आपका कैटालिस्ट है। अब आप यहां पर देखो इसमें छोटे छोटे होल्स हैं, ये देख रहे हो, ये छोटे 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 इसमें होल्स हैं और इन होल्स के अंदर या इन होल्स का एक स्पेसिफिक साइज होता है। इन जियोलाइट्स में ये जो होल्स होते हैं इनका एक स्पेसिफिक शेप होता है और वो कितना होता है? वो होता है 260 से 740 पिकोमीटर्स के बीच का, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट। और बेसिकली ये जो शेप होता है, ये शेप आपको कैसा दिख रहा है? ये शेप आपको एक हनी कोम्ब की तरह दिखाई दे रहा है। इट इज लुकिंग लाइक अ हनी कोम्ब स्ट्रक्चर। ये कैसा दिखाई दे रहा है? ये आपको हनी कोम्ब स्ट्रक्चर की तरह दिखाई दे रहा है, मधुमक्खी के छत्ते की तरह। ऐसा ये अगर मैं इसको 2D बनाऊं तो ये मधुमक्खी का छत्ता भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है। ये देखो, ये देखो, मधुमक्खी का छत्ता भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है। ये देखो, ये तो आपका जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ये कुछ ऐसा होता है और इसके अंदर ये क्या जगह होती है? ये खाली जगह होती है। ये जो स्पेस होती है ये खाली होती है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं पोर्स। पोर्स मतलब छोटे छोटे छेद। आप कभी मधुमक्खी के छत्ते को देखना, आपको आसपास बाउंड्री दिखेगी और बीच में खोखली जगह दिखेगी, खाली जगह दिखेगी, उसको बोलते हैं पोर्स। तो ये देखो, ये आपको इसमें पोर्स दिख रहे हैं आप लोगों को पोर्स इसके अंदर आप देख पा रहे हो? ये देखो, ये आपके पोर्स दिख रहे हैं। ये देखो, ये पोर है, ये पोर्स है, ये पोर्स है, ये पोर्स है, ये पोर्स है। और ये पोर्स का साइज कितना है? 260 से 740 पिकोमीटर्स के बीच का होता है। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? अब क्या होगा? अब मान लो आपको एक केमिकल रिएक्शन करनी है और आप चाहते हैं कि हमको इस केमिकल रिएक्शन में पर्टिकुलरली यही वाला प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन केमिकल रिएक्शन के अंदर बहुत सारे रिएक्टेंट्स हैं। तो आप ये जियोलाइट उसमें डाल दो कैटालिस्ट के तौर पे। तो ये जियोलाइट का जितना बड़ा पोर होगा, अब आपके रिएक्टेंट का साइज भी लगभग उतना ही होना चाहिए ताकि आपके रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल आकर इसमें बैठ जाए, रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल आकर इस गड्ढे में बैठ जाए, रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल आकर इन गड्ढों में, इन पोर्स में आकर बैठ जाए। और जैसे वो इन पोर्स में आकर बैठेगा वो रिएक्शन करना चालू कर देगा और आपको प्रोडक्ट मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन अगर इमेजिन करो आपके रिएक्टेंट का साइज बड़ा है, आपके रिएक्टेंट का साइज बड़ा है, तो क्या वो इन पोर्स में आकर बैठ पाएगा? नहीं, फिर तो वो इन पोर में फिट ही नहीं हो पाएगा।
तो फिर वो रिएक्शन भी नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है ये कुछ ताले चाबी जैसा सिस्टम हो गया है। ये शेप सिलेक्टिव जियोलाइट थोड़ा लॉक एंड की तरह हो गया है कि जियोलाइट्स का ये जो होल है, ये जो छेद है, ये एक पर्टिकुलर साइज का है। अब अगर आपका रिएक्टेंट भी वही साइज का है तो वो उसमें जाकर फिट हो जाएगा, लेकिन अगर उसका साइज बड़ा है तो वो उसमें फिट नहीं हो पाएगा, और फिट ना हो पाने की वजह से वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसको बोलते हैं शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस। मतलब आपके रिएक्टेंट और आपके कैटलिस्ट का एक सिलेक्टिव शेप होता है, एक प्रॉपर शेप होता है, और दोनों एक दूसरे के लिए बने होते हैं, कैटलिस्ट भी और रिएक्टेंट्स भी। तो कैटलिस्ट के पोर्स में रिएक्टेंट्स जाकर बैठते हैं, वहां पर उनको सरफेस मिलती है और फिर वो अपनी रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं और कैटलिस्ट को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन अगर रिएक्टेंट का साइज इसके पोर्स के हिसाब से नहीं होगा तो वो कैटालिसिस फिर नहीं हो पाएगा। दिस इज कॉल्ड एज शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस। अब गाइस मार्केट में जियोलाइट्स कौन से फॉर्म में मिलता है, कौन से टाइप में मिलता है? तो गाइस सबसे ज्यादा इजीली और सबसे ज्यादा फेमस अगर कोई जियोलाइट है तो उसका नाम है माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट्स। माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट्स, माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट्स ये मार्केट में मिलते हैं, और ये है आपके एल्यूमिनोसिलिकेट का स्ट्रक्चर। जरा आप इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें। बेसिकली ये आपके सिलिकेट का स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली आपके सिलिकेट का स्ट्रक्चर है, SiO2 का स्ट्रक्चर है, SiO4 का स्ट्रक्चर है। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है, एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क है, आप लोग सब जानते हो 3D स्ट्रक्चर होता है, लेकिन कहीं कहीं पर सिलिकॉन के एटम को एल्यूमिनियम के एटम ने रिप्लेस कर दिया। देखो जैसे यहां पर एल्यूमिनियम आ गया। जब अगर आप नॉर्मली सिलिकेट देखते, तो अगर आप नॉर्मली सिलिकेट देखते तो सिलिकॉन दिखता, ऑक्सीजन दिखता, सिलिकॉन दिखता, ऑक्सीजन दिखता, ऑक्सीजन दिखता, सिलिकॉन दिखता, सिलिकॉन दिखता, ऑक्सीजन दिखता, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। ये तुम्हारा नॉर्मल सिलिकेट का स्ट्रक्चर है, ये तुम्हारा नॉर्मल सिलिकेट का स्ट्रक्चर है। लेकिन कहीं कहीं पर क्या हुआ, कहीं कहीं पर क्या हुआ, सिलिकॉन हट गया और उसकी जगह पर एल्यूमिनियम आ गया। समझ रहे हो? तो यहां पर एल्यूमिनियम फंस गया, यहां एल्यूमिनियम फंस गया, यहां एल्यूमिनियम फंस गया, ये यहां एल्यूमिनियम फंस गया। तो कहीं कहीं पर क्या हो गया, सिलिकॉन की जगह एल्यूमिनियम ने ले ली। और अब ये जो तुम्हारे पास में स्ट्रक्चर बन के आया, ये है तुम्हारा माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट। और यहां पर आप देखो हर जगह आपको पोर्स दिखाई दे रहे हैं, ये देखो यहां हर जगह आपको पोर्स दिखाई दे रहे हैं, हर जगह आपको पोर्स दिखाई दे रहे हैं। और ये पोर्स जब आप इसको 3 डायमेंशनली देखोगे तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा, ये पोर्स, इसमें रिएक्टेंट आकर बैठ जाएगा। एल्यूमिनोसिलिकेट का पोर साइज 260 से 740 पिकोमीटर्स के बीच का होता है, और इसका सबसे ज्यादा यूज पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में होता है। यानी आपके जियोलाइट्स का, शेप सिलेक्टिव जियोलाइट का सबसे ज्यादा यूज कहां होता है? पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में। और अब गाइस जो मैं आप लोगों को पॉइंट बताने वाला हूं, इसको स्टार बनाकर गोले में लिख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा जा चुका है और मुझे लगता है टर्म 2 हुई तो उसमें भी यही पूछा जाएगा। अल्कोहल को गैसोलिन या पेट्रोल में कन्वर्ट करने के लिए कौन से कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है? उस कैटलिस्ट का नाम है ZSM5। उसका नाम क्या है? ZSM5। ZSM का फुल फॉर्म क्या होता है? Z से हो गया जियोलाइट, S का मतलब हो गया सीव। सर सीव मतलब बेटा तुम्हारे घर में छन्नी है आटा छानने वाली, तो उसको सीव बोलते हैं, सीव्स। और उसके अंदर छोटे 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 छेद होते हैं जिन्हें आप बोलते हैं पोर्स। तो मतलब ये एक तरीके की जाली है। आप देखो ये एक तरीके की छन्नी है, ये कैटलिस्ट एक प्रकार की छन्नी जैसा दिख रहा है मुझे। ये देखो इमेजिन करो कि ये छन्नी है, ये इसको मैंने गोल कर दिया, ये तुम्हारी छन्नी हो गई। ये वायर है बीच में, ऐसे ये वायर है और बीच में आपको यहां पर छेद दिखाई दे रहा है। इसको ऐसे ऐसे करोगे तो छन जाएगी कोई भी चीज। वैसे जो मोटे मोटे दाने होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं और बारीक बारीक दाने आर पार चले जाते हैं। कैटलिस्ट में भी यही होता है, रिएक्टेंट जो कि बारीक होंगे वो इसके अंदर चले जाएंगे, जो मोटे रहेंगे वो ऊपर ही रह जाएंगे, अंदर घुस ही नहीं पाएंगे। तो यहां पर क्या होता है, ये ZSM का फुल फॉर्म है जियोलाइट सीव मॉलिक्यूलर पोरोसिटी 5। मतलब कि इसकी जो पोरोसिटी है, पोरोसिटी मतलब छेद, छेद को एक नंबर दे रखा होता है कि 5 नंबर का छेद है, 7 नंबर का छेद है, 8 नंबर का छेद है, 1 नंबर का छेद है। तो बेसिकली इसके सीव साइज है 5। अब ये एक टेक्निकल लैंग्वेज है, इसको हमें पिकोमीटर्स में हमें नहीं बता रखा होता
कि कितने पिकोमीटर इसका शेप साइज होगा पोर्स का, लेकिन आपको ध्यान रखना है ZSM5 यानी जियोलाइट सीव मॉलिक्यूलर पोरोसिटी 5। ZSM5 कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है मार्केट में एल्कोहल को डायरेक्टली गैसोलिन में यानी कि पेट्रोल में कन्वर्ट करने के लिए। एंड विद दिस आपका शेप सिलेक्टिव जियोलाइट खत्म होता है, इतना नोट करो। फिर हम लोग एंजाइम कैटालिसिस की तरफ चलेंगे, एंजाइम्स की बात करेंगे। प्लीज नोट इट डाउन गाइस। व्हाट्सअप अनअकैडमी से आ गया है एक और शानदार अपडेट, अनअकैडमी कॉम्बैट, जो कि इस बार एनटीएससी स्पेशल होने वाला है। दैट मींस बेस्ड ऑन द एनटीएससी सिलेबस जनवरी 9 1 बजे 60 मिनट्स का क्वेश्चन पेपर होगा, 40 क्वेश्चंस इसके अंदर आएंगे और इसके अंदर स्कॉलरशिप आपको मिलेगी फॉर IIT JEE नीट फाउंडेशन एंड नीट अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। टॉप 3 स्टूडेंट्स को यहाँ पर मेडल भी मिलने वाला है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल एंड ब्रॉन्ज मेडल। गाइज अगर आप इस कॉम्बैट के अंदर अगर आप रैंक्स लेकर आते हो तो रैंक वाइज भी आपको इसके अंदर बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। सिलेबस गाइज आप लोग यहाँ से फॉलो कर सकते हो। सिलेबस मेंटल एबिलिटी पर होने वाला है एंड स्कॉलिस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी जो टिपिकल आपका एनटीएससी का सिलेबस होता है वही होता है। सो गाइज देर किस बात की, एनरोल इन अनअकैडमी कॉम्बैट नाउ। ओके तो मेरे प्यारे बच्चों चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो टॉपिक मैं मेरे प्यारे गुलगुलों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं उसका नाम है एंजाइम्स कैटालिसिस। तो हेडिंग डाल लेंगे एंजाइम कैटालिसिस। अब थोड़ा बायोलॉजी वाला पार्ट आएगा, मैथ्स वाले बच्चे इस टॉपिक में ऊब सकते हैं, उन्हें उबासी आ सकती है, तो जल्दी से जाएं और अपने लिए नेस्कैफे कॉफी बनाकर आएं। चलो गाइस तो हम लोग बात करते हैं एंजाइम्स कैटालिसिस की। बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों हमारी बॉडी में ऐसी कई प्रोसेस होती है जो केमिकल रिएक्शन है। इनफैक्ट हमारी बॉडी में लगभग सारी प्रोसेस केमिकल रिएक्शंस है। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूं। मुंह के अंदर लार आना, क्यों आना? क्योंकि हम कुछ टेस्टी खाना देखते हैं, हम खाना खाते हैं, हमारे माउथ में सलाइवा आता है, हम खाने को च्यू करते हैं, देखने में फिजिकल प्रोसेस लग रही है कि थूक सलाइवा की वजह से हमारा खाना हमें मैस्टिकेट करने में, उसको चबाने में, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने में, दांत के साथ में उसको मैस्टिकेट करने में सलाइवा मदद करता है। बट रियल में हमारे सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज, जो आपके माउथ में जो आपने खाना खाया है उसमें अगर स्टार्च मौजूद है तो स्टार्च को, जो कि एक कॉम्प्लेक्स शुगर है, एक बड़ी शुगर है, उसको छोटी शुगर यानी कि माल्टोज में तोड़ने का काम करता है। तो एक प्रकार की केमिकल प्रोसेस हो गई। इस तरीके से हमारी बॉडी में n नंबर ऑफ केमिकल प्रोसेसेस होती हैं और उन सारी केमिकल प्रोसेस के रेट को बढ़ाने का काम एंजाइम करता है। तो बेसिकली एंजाइम प्लेज द रोल ऑफ, बेसिकली एंजाइम क्या करता है? एंजाइम प्लेज द रोल ऑफ कैटलिस्ट, एंजाइम्स प्लेज द रोल ऑफ कैटलिस्ट that takes part in, that takes नहीं, plays the role of catalyst in the chemical reactions, in the chemical reactions which are taking place in all the living organisms, in all the living organisms, यानी आपके जितने भी इस दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी की बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है उनमें ये कैटलिस्ट का काम करता है। एंड एक बात मैं आपको बता दूं, सच केमिकल प्रोसेस, सच केमिकल प्रोसेस is called as biochemical reactions। ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम लोग? बायोकेमिकल रिएक्शंस। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो बायोकेमिकल रिएक्शंस में बायो का मतलब होता है लिविंग एंड केमिकल का मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस। तो लिविंग बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है उसमें कैटलिस्ट का रोल
कौन प्ले करता है? एंजाइम्स। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को? बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। बेसिकली एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स क्या होते हैं? क्या आप लोगों ने कभी भी एंजाइम्स के बारे में कुछ सुना है? हैव यू एवर हर्ड अबाउट एंजाइम्स? हाँ बेटा, ये एंजाइम्स को अगर मैं डिफाइन करूं तो एंजाइम्स को आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एंजाइम्स के लिए क्या लिखेंगे? दैट एंजाइम्स आर द कॉम्प्लेक्स, एंजाइम्स आर द कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स। नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स मतलब ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें नाइट्रोजन मौजूद होता है। दे आर बेसिकली नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स, है ना। दूसरा इसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं? विथ हाई मॉलिक्यूलर मास, विथ हाई मॉलिक्यूलर मास, इनका मॉलिक्यूलर मास एकदम हाई होता है। विथ हाई मॉलिक्यूलर मास रेंजिंग बिटवीन, यानी क्या रेंज होगी इसकी देखते हैं, रेंजिंग बिटवीन 15,000 टू 10 लाख, यानी 10 लाख ग्राम्स पर मोल इसका मॉलिक्यूलर मास होता है। मतलब ये बहुत ज्यादा बड़े, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा भारी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मिलते हैं। तो दीज आर कॉल्ड एज एंजाइम्स। मैं एक बात और बता दूं, वैसे तो आप लोगों ने शायद अभी इस चैप्टर में आपको पढ़ना रह गया है, शायद कुछ बच्चों को अभी इसके बारे में नहीं पता, लेकिन क्लास 9th में कोलॉइड्स पढ़ाया जाता है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, एंजाइम ऑलवेज फॉर्म्स कोलॉइडल सॉल्यूशन, एंजाइम्स ऑलवेज फॉर्म्स कोलॉइडल सॉल्यूशन विथ वाटर। सर कोलॉइडल सॉल्यूशन हमें नहीं पता, नहीं पता तो आगे सिखा दूंगा, जिनको पता है बहुत बढ़िया, क्योंकि अभी हम लोग इसके बाद में कोलॉइड्स ही पढ़ने वाले हैं। हमारा अगला टॉपिक जो होने वाला है वो कोलॉइड्स होने वाला है। पहले इसको जरा अच्छे तरीके से नोट कर लो प्यारे बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन। एंजाइम्स कैटलिस्ट का रोल प्ले करते हैं वो सारी केमिकल रिएक्शन में जो हमारी बॉडी में होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होती है। प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, ह्यूमन बीइंग्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, सबकी बॉडी में एंजाइम्स होते क्या है सर? एंजाइम्स एक कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनस कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास 15,000 से 10 लाख ग्राम पर मोल के बीच का होता है। क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? क्या इसके अंदर कोई परेशानी? चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेकर मैं आपको चीज को समझाने की कोशिश करता हूं तो आपको भी ज्यादा मजा आएगा। आप लोगों ने मान लीजिए आप लोगों के पास में ग्लूकोज है C12, चलो ग्लूकोज नहीं, आपके पास में शुगर है C12H22O11, ये आपके पास में शुगर है। आपने सुना होगा अगर इस शुगर के अंदर मैं ईस्ट नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल दूं तो बेसिकली ईस्ट की बॉडी में से एक एंजाइम रिलीज होता है जिसका नाम होता है इन्वर्टेज। ईस्ट की बॉडी में से एक एंजाइम रिलीज होता है जिसका नाम क्या होता है? इन्वर्टेज। ये इन्वर्टेज आपके केन शुगर को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, C6H12O6 प्लस C6H12O6 में। ये हो जाएगा आपका ओ मा गो ग्लूकोज और ये हो जाएगा तुम्हारा फ्रक्टोज। सो बेसिकली ईस्ट नाम के ऑर्गेनिज्म ने इन्वर्टेज एंजाइम को रिलीज करके आपके केन शुगर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर दिया। ध्यान रखना इस केमिकल रिएक्शन में वाटर डालना जरूरी है, बिना वाटर के ये काम नहीं हो पाएगा। सर आगे बताओ ना, बड़ा मजा आ रहा है। फिर क्या करना है? फिर ग्लूकोज को उठाना है, C6H12O6 नाम के ग्लूकोज को हम लोग उठाएंगे और यही ईस्ट जो यहां पर मौजूद था, अब ये ईस्ट बोलेगा अरे हमने शुगर को ग्लूकोज में तोड़ दिया, अब ग्लूकोज को तोड़ लेते हैं। तो अब ईस्ट अपने बॉडी में से एक दूसरा एंजाइम रिलीज करेगा जिसका नाम होगा जाइमेज। कौन सा एंजाइम रिलीज करेगा? जाइमेज। तो सर जाइमेज की वजह से क्या होगा? जाइमेज की वजह से आपको यहां पर 2 मोल्स ऑफ
C2H5OH यानी दारू 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 ओए, दारू 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 ओए, जो ना नाचे उसको मारू। इथेनॉल मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। ये प्रोसेस कहां देखते हैं आप लोग? ये प्रोसेस आप लोग फर्मेंटेशन में देखते हैं। फर्मेंटेशन इन विच इथेनॉल यानी दारू इज प्रोड्यूस्ड। इथेनॉल प्रोडक्शन के अंदर आप लोग देखते हैं हम लोगों को जो अल्कोहल बनाने वाली जो प्रोसेस होती है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। क्या करते हैं ये लोग सड़े हुए अंगूर जो होते हैं, अंगूर जब सड़ जाते हैं तो उन सड़े हुए अंगूरों को लेते हैं। भाई अंगूर क्या है? अंगूर के अंदर शुगर होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो अंगूरों को क्रश करके पिचका के उसका पूरा जूस निकाल के उसमें ईस्ट डाल के उसको बंद कर देते हैं, यानी एनएरोबिक कंडीशन। सर एनएरोबिक कंडीशन मतलब जहां पर ऑक्सीजन की मौजूदगी ना हो, मतलब कि ओपन एयर में। जैसे अभी हम लोग एरोबिक कंडीशन में खड़े हैं, हमारे पास में ऑक्सीजन है, लेकिन अगर मैं आपको एक ताबूत में बंद करके ऊपर से पूरा पैक कर दूं कि बाहर की हवा अंदर और अंदर की हवा बाहर नहीं जाए, तो तुम एनएरोबिक कंडीशन में आ गए। तो हम लोग भी क्या करते हैं, उसको ग्रेप्स को प्रॉपरली क्रश करके पैक करके उसमें ईस्ट डाल देते हैं। ईस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जैसे ही उसकी बॉडी के कांटेक्ट में शुगर आएगा, उसकी बॉडी से सबसे पहला एंजाइम निकलेगा इन्वर्टेज। इन्वर्टेज पानी के साथ, पानी भी थोड़ा सा मिलाना पड़ेगा, पानी शुगर के साथ मिलके इन्वर्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाएगा। फिर ईस्ट की बॉडी के कांटेक्ट में ग्लूकोज आने लगेगा, तो ईस्ट की बॉडी समझ जाएगी कि अब ये शुगर नहीं, अब ये ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज के लिए वो एक और एंजाइम रिलीज करेगी जिसका नाम है जाइमेस, और उससे आपको मिल जाएगा इथेनॉल। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप लोग इथेनॉल को कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या इसके अंदर कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? इज देयर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? क्या चीज अच्छे तरीके से समझ में आ रही है? अच्छा, एक बात और बताऊं मैं आपको, जो आप लोग प्रोटीन्स खाते हो, जो हम लोग प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन के लिए हमारा जो स्टमक होता है, हमारे स्टमक में से एक एंजाइम रिलीज होता है जिसका नाम होता है पेप्सिन। हमारे बॉडी में एक एंजाइम रिलीज होता है जिसका नाम क्या होता है? पेप्सिन। और मेरे प्यारे बच्चों ये पेप्सिन आपके प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। तो ये भी एक प्रकार का डाइजेशन है। तो यहां पर कौन काम कर रहा है? ये यहां पर काम कर रहा है पेप्सिन। अच्छा, पेप्सिन के अलावा आप लोगों ने मिल्क देखा होगा। मिल्क को हम लोग अगर बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया? बेसिलस बैक्टीरिया, बेसिलस बैक्टीरियाज के अगर मौजूदगी में रख दे तो गाइस बेसिलस बैक्टीरिया के अंदर से एंजाइम रिलीज होगा जिसको लगेगा लैक्टोबेसिलाई। लैक्टोबेसिलाई है ना? तो जो लैक्टोबेसिलाई, जो आपका BACILLI लैक्टोबेसिलाई, ये जो आपका एंजाइम रिलीज होगा लैक्टोबेसिलस बैक्टीरिया से, ये आपके कर्ड को मिल्क को कन्वर्ट कर देगा कर्ड के अंदर, दही। सो कर्डिंग ऑफ मिल्क, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कर्डिंग ऑफ मिल्क, यानी दूध का दही बन जाना। जैसे हम लोगों के दिमाग का दही बन जाता है, वैसे दूध का भी दही बन जाता है। सो दूध का दही बनना किसकी वजह से होता है? लैक्टोबेसिलाई नाम के एंजाइम की वजह से, जो लैक्टोबेसिलस बैक्टीरिया की बॉडी में से रिलीज होता है। तो गाइस इन्वर्टेस, पेप्सिन, जाइमेस, लैक्टोबेसिलाई, हमारे माउथ में अमाइलेस, ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो ये सब काम करते हैं। जरा इसको फटाफट से नोट कर लीजिए ताकि मैं आप लोगों के साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर सकूं, कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर सकूं एंजाइम के। प्लीज नोट इट डाउन। आगे बढ़े, चलिए ग्रेट। नेक्स्ट हेड डालेंगे आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? सबसे पहला इनका स्पेसिफिक नेचर, सबसे पहले इनका स्पेसिफिक नेचर। जैसा आप लोगों ने अभी अभी एक एग्जाम्पल में देखा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया
कि ईस्ट की बॉडी से अलग अलग कंडीशन में अलग अलग एंजाइम निकल रहा है। मतलब अगर तुमने ईस्ट के सामने ग्लूकोज रखा तो जाइमेज ही रिलीज होगा, और जब तक जाइमेज है तब तक ग्लूकोज अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। जाइमेज शुगर को ग्लूकोज में नहीं तोड़ पाएगा। सिमिलरली इन्वर्टेज ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। सिमिलरली आपके माउथ में सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, लेकिन जब आप खाना खाते हो तो खाने में अगर तुम्हारे प्रोटीन आ गया, प्रोटीन, तो वो प्रोटीन आपके माउथ में नहीं आपके स्टमक में जाकर डाइजेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि पेप्सिन स्टमक में है और पेप्सिन ही प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। वहीं अगर मान लीजिए आपने स्टार्च खा लिया, स्टार्च कहाँ में मिलता है? पटेटो में, राइस में। जब आप चावल उबालते हो, जब आप आलू उबालते हो, तो आप देखते हो पानी के ऊपर एक सफेद सफेद सी कुछ परत जम जाती है, वो स्टार्च होता है। तो ये जो स्टार्च होता है ये आपके माउथ में जो एंजाइम है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज, ये इसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। माल्ट शुगर, माल्टोज, ये इसको काय में कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज में। क्या चीज क्लियर हो रही है? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च क्या है? स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे शुगर फॉर्म में तोड़ने का काम अमाइलेज कर रहा है। लेकिन अगर आपके उसी खाने में प्रोटीन आ जाए तो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ने का काम अमाइलेज नहीं कर सकता, वो फिर पेप्सिन करेगा। तो इसका मतलब ये है कि भाई साहब आपका ये जो enzymes, they are highly specific in nature. That is an enzyme works specifically for a biochemical reaction, यानी अगर आपकी एक केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसके लिए एक ही एंजाइम काम करेगा। क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? पक्की बात। सेकंड, अगर मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाऊं तो इसका सेकंड मेरे प्यारे बच्चों जो कॉन्सेप्ट होता है वो इसकी होती है एफिशिएंसी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एफिशिएंसी गाइस, आप इमेजिन करो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? दैट एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, enzymes are highly specific in nature, enzyme highly specific in nature होते हैं, that is even a single molecule, can catalyze more than a million मतलब 10 लाख से भी ज्यादा, more than a million reactant molecules मतलब समझ रहे हो? अगर मान लो मेरे माउथ में या मेरे पेट में एक पेप्सिन का मॉलिक्यूल रिलीज हो तो वो एक अकेला पेप्सिन 10 लाख तक प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को तोड़ के पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। मतलब कितना ज्यादा एफिशिएंट है। इसी का मतलब हमें यह समझ में आता है कि भैया कोई नॉर्मल कैटलिस्ट भी हो या एंजाइम कैटलिस्ट भी हो, आप देखो इसको हमेशा कम मात्रा में डाला जाता है। जरा सी मात्रा में डालो, जरा से अमाउंट में डालो, काम खत्म। क्यों? क्योंकि ये इतने एफिशिएंट होते हैं, इतना ज्यादा एफिशिएंट कि एक मॉलिक्यूल 10 लाख तो छोड़ो, 10 लाख से भी ज्यादा मॉलिक्यूल्स को अकेला ही कैटालाइज कर लेगा। तो भाई साहब ये तो बहुत ही बढ़िया काम हो गया। तीसरी इसकी अगर मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक सिखाऊं तो गाइस तीसरा कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा ध्यान देने वाला है कि ये थोड़े से स्पेसिफिक हो जाते हैं, दैट दे आर वेरी स्पेसिफिक, या ऐसा लिखना चाहिए दे वर्क्स, आपके एंजाइम वर्क्स एट एन ऑप्टिमम, दे वर्क्स एट एन ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर। यानी कि मेरे प्यारे प्यारे लाडले लाडले बच्चों, मेरे गुलजारी लालो, अगर तुम्हारा एंजाइम 5 to 7 pH पर है
तो ये ऑप्टिमम वर्क करेगा मोस्टली, है ना। मैं सारों की बात नहीं कर रहा हूं, ना 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 ना। जो मेरे पेट में जो पेप्सिन है, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, उसके लिए पीएच 0 से 2 चाहिए, मतलब वो हाईली एसिडिक नेचर में काम करता है। सो मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि दुनिया के सारे एंजाइम्स इतने पीएच पे काम करेंगे, लेकिन एक मेजरली, मोस्टली एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा तबका, एक बड़ा ग्रुप इस पीएच पे काम करता है। एंड जो ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर आप लोगों को इसके लिए चाहिए, तो वो ऑब्वियसली आपका बॉडी टेम्परेचर होगा। मुझे बताओ आपका बॉडी टेम्परेचर कितना होगा, जल्दी से सोच के मन में फटाक से क्लिक करना चाहिए। 298 केल्विन से 310 केल्विन, ये टेम्परेचर की रेंज है जिसमें आपका प्रॉपर वर्क करता है चीज। आप एक बात बताओ, जैसे आपकी तबीयत खराब होती है, जब आपको फीवर वगैरह आ जाता है, तो आपकी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने लगती होगी। किसी माइक्रोब की वजह से आपकी तबीयत खराब हुई है, तो आप खुद फील करो कि आपका उस समय डाइजेशन बिगड़ जाता है, आप प्रॉपरली फ्रेश नहीं हो पाते हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है, आपको भूख नहीं लगती है, आप बार बार आपके पेट में गैस बनती है, आप घर का माहौल खराब करते हो गंदी गंदी छोड़ के। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारी बॉडी का पीएच और टेम्परेचर बिगड़ गया है, और इस वजह से आपका डाइजेशन बिगड़ गया। और डाइजेशन पूरा एंजाइम बेस्ड है, मतलब तुम्हारी बॉडी के एंजाइम उस वक्त ठीक से काम नहीं कर रहे होंगे। सो ये एंजाइम बेस्ड होता है, ठीक है। क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है। अब एक वर्ड सीखो, एक्टिवेटर्स एंड कोएंजाइम। एक्टिवेटर्स और कोएंजाइम्स, एक्टिवेटर और कोएंजाइम्स। नाउ ये क्या होते हैं सर? मेरे प्यारे बच्चों, जिस प्रकार मैंने आपको कैटलिस्ट के प्रमोटर्स सिखाए थे, याद करो, हाबर प्रोसेस में मैंने सिखाया था कि हमारे आयरन कैटलिस्ट का मॉलिब्डेनम प्रमोटर है। ठीक उसी तरह एंजाइम्स में वर्ड बदल गया, एंजाइम्स में वर्ड आ गया कोएंजाइम। बेसिकली कोएंजाइम्स और एक्टिवेटर increases the efficiency, they basically increases the efficiency of enzymes, आपके एंजाइम्स की एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं by combining with enzymes, यानी लोग क्या करते हैं, ये पहले एंजाइम्स के साथ कंबाइन करते हैं और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। बहुत बढ़िया, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जो आपका Na पॉजिटिव होता है, Na पॉजिटिव आयंस increases the efficiency of amylase। जो हमारे माउथ में जो सलाइवरी अमाइलेज होता है, उसकी एक्टिविटी को बढ़ाने का काम ये करता है सोडियम। क्या ये चीज मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर हो रही है? एनी प्रॉब्लम विद दैट? Na के अलावा आप कॉपर ले सकते हैं, आप मैग्नीज ले सकते हैं, ये सब मेरे प्यारे बच्चों, और मैं आपको दिखा देता हूं, कोबाल्ट ले सकते हो। ये सब मेरे प्यारे बच्चों, ये सब के सब आपके एक्टिवेटर्स का काम करते हैं, एक्टिवेटर्स का काम करते हैं। तो सर एक्टिवेटर्स होंगे, तो फिर मुझे एक बात बताओ, क्या मेरा डाउट जो जा रहा है, क्या वो डाउट सही जा रहा है? क्या कोई इनहिबिटर्स या पॉइजन्स भी होंगे? जी हां, इनहिबिटर्स और पॉइजन्स भी होते हैं। तो अगर आपके एंजाइम्स के सामने इनहिबिटर या पॉइजन्स आ गए, सो ये डिक्रीज कर देंगे द एफिशिएंसी, दे डिक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स। आपके एंजाइम्स की एफिशिएंसी को ये डिक्रीज कर देंगे। सर कोई इनहिबिटर का एग्जांपल? मुझे एक बात बताओ, हम मेडिसिन खाते हैं, हाँ सर, कई ऐसी मेडिसिन होती है जो आपके एंजाइम्स को इनहिबिट कर देती है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोगों को फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको क्या बताऊं, हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमारे मूड को एलिवेट करते हैं, एक्साइट करते हैं, डिप्रेस करते हैं। तो उनको, जिनको डिप्रेशन है, मतलब उनकी बॉडी में अभी वो केमिकल्स रिलीज नहीं हो रहे जो उनको हैप्पी रखें, जैसे डोपामिन। खैर वो एंजाइम नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं कि भाई डोपामिन अगर मेरे ब्रेन में कम रिलीज होगा तो मैं एकदम डिप्रेस हो जाऊंगा, देवदास बन जाऊंगा। तो मुझे एक गोली दे दी जाएगी जो उसके लेवल को बढ़ा दे।
या मान लो कोई एकदम रणवीर सिंह का जेरोक्स कॉपी है, सीधा बैठता ही नहीं है, उसको खाना खाने बैठा हो तो छत पे चढ़ जाएगा, पेड़ पे चढ़ जाएगा, पंखे से लटक जाएगा, तो वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है, तो उसके डोपामिन के लेवल को हमें कम करना होगा, तो उसके लिए भी दवाई आती है। ठीक उसी प्रकार हमारे एंजाइम्स के लिए भी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो उनके इफेक्ट को कम कर देती है, जो उनके लिए इनिबिटर का काम करती है। तो बेसिकली ये हैं आपके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको आपके एंजाइम के याद रखने हैं। इसको जरा फटाफट नोट कर लो, फिर हम लोग नया टॉपिक और कैटेलिस्ट और एंजाइम कैटेलिस्ट का लास्ट टॉपिक दैट इज लॉक एंड की मैकेनिज्म या मैकेनिज्म ऑफ कैटेलिस्ट हम लोग यहां पर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। प्लीज नोट इट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डाल देंगे सब लोग फटाफट, दैट इज मैकेनिज्म्स। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम कैटालिसिस का मेरे गुलजारी लालो आपको क्या पढ़ना है, आपको मैकेनिज्म पढ़ना है। गाइस द वाइडली एक्सेप्टेड, जो हमारे केमिस्ट्री में, वैसे तो बहुत सारी थ्योरियां होगी, आपको सबको मालूम है केमिस्ट्री में किसी का भी एक थ्योरी से पेट नहीं भरता, एक नहीं 50 थ्योरी जब तक मार्केट में नहीं आएगी केमिस्ट का पेट नहीं भरता। लेकिन जो वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है वो कौन सी है, लॉक एंड की मैकेनिज्म। लॉक एंड की मैकेनिज्म, ये कैसे काम करती है चलिए हम लोग इसे करके देखेंगे, बड़ा मजा आएगा। तो गाइस ऐसा कहा जाता है कि आपके जो एंजाइम्स होते हैं, आपके जो एंजाइम्स होते हैं, इन एंजाइम्स के अंदर कैविटीज होती है। इन एंजाइम्स के अंदर कुछ कैविटीज होती है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये, और ये आपके एंजाइम्स में कुछ कैविटीज है। अब सर ये कैविटीज क्या होती हैं, यानी ये कैविटीज का काम क्या होगा, व्हाट विल बी द रोल ऑफ दिस कैविटीज। कई कई जगहों पे कैविटीज को स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स भी बोला जाता है, स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स। नाउ व्हाट डू मीन बाय स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली क्या होता है, हर एंजाइम एक ताले की तरह काम करता है। इमेजिन करो ये एंजाइम नहीं, ये लॉक है। अब ये लॉक का एक स्पेसिफिक शेप है, एक स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट है, तो यहां पर क्या होता होगा, बेसिकली ये जो बाइंडिंग साइट्स होती है, ये बाइंडिंग साइट्स कंटेन्स सम फंक्शनल ग्रुप्स, दे कंटेन्स सम फंक्शनल ग्रुप्स लाइक COOH, यानी यहां पर आपको COOH दिखाई देगा, OH दिखाई देगा, NH2 दिखाई देगा, SH दिखाई देगा, एक्सेट्रा। सर समझा नहीं मैं, देखो जैसे मान लो ये तुम्हारा एंजाइम है। अब एंजाइम में यहां पर आपका क्या है, COH डबल बॉन्ड O, COH डबल बॉन्ड O। अब आप लोग सब जानते हैं कि आपका ये जो ऑक्सीजन होता है इसके पास में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है, इसके पास में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है। इस ऑक्सीजन के पास में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है, इस ऑक्सीजन के पास में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है। तो मान लो कोई रिएक्टेंट एनवायरनमेंट में आया, कोई रिएक्टेंट मान लो एनवायरनमेंट में आया, जैसे मान लो RNH2 आया, कोई एक प्रोटीन आया, तो ये ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन को पकड़ लेगा। समझ रहे हो मेरी बात को, ये NH2R को ये वाला ऑक्सीजन पकड़ लेगा, समझ रहे हो। तो ये क्या करेगा, ये इसको खींच के अपने पास में पकड़ लेगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट, समझ गए। तो बेसिकली ये जो हम लोगों ने यहाँ पर कैविटीज बनाई है, ये जो हम लोगों ने यहाँ पर जो कैविटीज बनाई है, ये कैविटीज के अंदर इस स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स के अंदर आपको ये वाले प्यारे प्यारे फंक्शनल ग्रुप दिखाई देंगे। नाउ हम लोग यूजुअली कैटलिस्ट और रिएक्टेंट टर्म यूज करते हैं केमिस्ट्री में, लेकिन बायोकेमिस्ट्री में क्योंकि हम लोग एंजाइम्स पढ़ रहे हैं, तो एंजाइम्स, अगर आप कैटलिस्ट को एंजाइम्स बोल रहे हो, बेसिकली एंजाइम्स कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं, एंजाइम कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं। तो हम यहां पर कैटलिस्ट को एंजाइम बोल रहे हैं, ठीक उसी प्रकार हम यहां पर रिएक्टेंट को
सबस्ट्रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट। तो नाउ गाइस आपके कुछ रिएक्टेंट जिनका शेप एग्जैक्टली इन कैविटीज में फिट होने जैसा रहेगा, वो आकर यहां पर बैठ जाएंगे। तो ये एंजाइम हो गए और ये तुम्हारे क्या होगा? ये तुम्हारे सबस्ट्रेट्स हो गए। क्या हो गए? ये तुम्हारे सबस्ट्रेट्स हो गए। तो ये सबस्ट्रेट्स आकर यहां पर बाइंड कर जाएंगे। नाउ एक बात आप देखो, अगर एंजाइम लॉक है तो सबस्ट्रेट की है। आप खुद इमेजिन करो, अगर तुम्हारे पास में एक ताला है और एक चाबी है, अब अगर वो चाबी उस ताले की हुई तो लॉक खुल जाएगा, लॉक लग जाएगा। लेकिन अगर वो ताले की चाबी दूसरी है और तुम लोग कोई रैंडम चाबी लेकर ताला खोलने की कोशिश करो, तो ना तो वो ताला बंद होगा, ना तो वो ताला खुलेगा। कई बार तो ताले के अंदर वो चाबी घुसती नहीं है, और अगर घुस भी जाती तो पूरी घूम जाती है, मतलब बाइंड नहीं कर पा रही है ठीक से, यानी ताले को खोलना और बंद करना नहीं कर पा रही है। तो यहां पर ध्यान रखना कि आपके एंजाइम के ऊपर वही सबस्ट्रेट आकर बैठेंगे जो उस बाइंडिंग साइट से खुद को अटैच कर सके, जिनका कॉम्प्लीमेंट्री शेप हो। तो यहां पर हम लोग ध्यान रखेंगे दैट ओनली दोज substrates can bind to the specific binding sites, of enzymes that have कॉम्प्लीमेंट्री शेप, जिनका शेप कॉम्प्लीमेंट्री होगा, सेम होगा, वही आकर उसमें बैठ पाएंगे। ठीक है, अब चलो ये आकर इस पर बैठ गया, ये आकर इस पर बैठ गया। अब क्या होगा प्यारे प्यारे लड़ले बच्चों? अब आपको कुछ ऐसा दिखेगा, देखो ये तुम्हारे एंजाइम है ना, ये आपका एंजाइम था लाडलो, और इसके ऊपर तुम्हारा सबस्ट्रेट आकर बैठ गया था मेरे गुलजारी लालो। ये इस पर आकर ये बैठ गया, ये इस पर आकर ये बैठ गया। अब ये क्या बन गया? ये तुम्हारा एंजाइम, ये तुम्हारा सबस्ट्रेट। तो हम इसे बोलेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब धीरे धीरे इनके बीच में एंजाइम क्या करेगा? इनकी मुलाकात कराएगा, इनके बीच में प्यार बढ़ाएगा, इनके बीच में क्या करेगा? प्यार बढ़ाएगा, इनको कैटेलाइज करेगा। तो अब क्या होगा? अब कुछ समय के बाद आपको यहां पर ये देखने को मिलेगा कि एंजाइम तो यहां पर है, चकाचक एंजाइम है अपनी जगह पे, अपना शेप वेप सब मेंटेन करके रखा हुआ है। लेकिन आप ऊपर की ओर देखते कि अरे ये क्या हो गया? ताले मेली नकल चलता है। क्या हो गया? ये आपस में जुड़ गए, ये दोनों सबस्ट्रेट आपस में जुड़ गए, और अब ये जुड़ के क्या बन गए? ये पी दिखने लगे। पी मतलब प्रोडक्ट। तो अब ये क्या दिखने लगा? अब ये एंजाइम सबस्ट्रेट नहीं, अब ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स हो गया। मतलब कि आपके एंजाइम ने कैटालिसिस शुरू कर दिया और इन दोनों सबस्ट्रेट को जोड़कर प्रोडक्ट बना दिया। अब प्रोडक्ट बन गया। अब एंजाइम की जरूरत है क्या हमें? नहीं। तो अब हम लोग एंजाइम को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं और हमारा प्रोडक्ट हमें इस प्रकार से बाहर बना हुआ नजर आता है। ये देखो, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। तो एंजाइम अलग हो गया, प्रोडक्ट अलग हो गया, डिसऑर्प्शन हो गया। तो यहां पर इस थ्योरी के अंदर हमें यही बोला जाता है कि आपका एंजाइम सबसे पहले सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। देन आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट हो जाता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में, और फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स टूट के एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग हो जाता है। ये तुम्हारा एंजाइम, ये तुम्हारा प्रोडक्ट, ये तुम्हारा एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स, सॉरी एंजाइम प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स, ये तुम्हारा एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स, और ये तुम्हारा सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट। एंड दिस इज हाउ लॉक एंड की मैकेनिज्म वर्क्स। इस प्रकार आपका लॉक एंड की मैकेनिज्म मेरे प्यारे बच्चों वर्क करता है। इस थ्योरी को ध्यान से नोट कर लीजिए। आज अभी इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर रोक रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग अगले लेक्चर में कोलॉइड्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और कोलॉइड्स थोड़ा बड़ा टॉपिक है,
मतलब मुझे लगता है कि मुझे लगभग 2 या 3 लेक्चर लगेंगे। मैं कोशिश करूंगा 2 लेक्चर करने की, और अगर 2 लेक्चर लेता हूं तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि कोलॉइड्स के बाद आई डोंट थिंक कि हमारे पास में कुछ खास बचा है इस चैप्टर में। यस, कुछ भी नहीं बचा है, तो हमारा ये चैप्टर अगले 2 लेक्चर में कंप्लीट होने वाला है प्यारे बच्चों। तो सरफेस केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग चलेंगे आगे। जो भी हमारा चैप्टर होगा, लाइक डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट होगा, तो हम उसको कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग ऑर्गेनिक की तरफ जाएंगे, और इसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। मैं ऑलरेडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स अपने लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, इसको जरा नोट कर लो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट डे लाडलो।